एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नवंबर 2017 के। हम ऑलरेडी जुलाई 2018 के जो है वो क्वेश्चंस कर चुके हैं। दिसंबर 2013 के क्वेश्चंस है वो भी हम कर चुके हैं। अब जो है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम पे आपको डेली लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको समझ में अच्छे से आए तो लाइक करना और कमेंट करना भी मत भूलना। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विथ टू पैरेलल डिमांड कर्व्स। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है डिमांड कर्व गिवन है। एक्स एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिए हैं और ये हमारा डिमांड कर्व है। ए बी डिमांड कर्व, सी और डी डिमांड कर्व। 2 पॉइंट्स भी गिवन है, आर एंड एस। हमें ये बताना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ हमारी डिमांड जो है वो किस पॉइंट पे रहेगी। पॉइंट आर और एस जो है उस पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल रहेगी, पॉइंट आर पे ज्यादा रहेगी या फिर एस पे कम रहेगी, पॉइंट आर पे कम रहेगी या एस पे ज्यादा रहेगी, या फिर पॉइंट्स आर और एस हमारे इंफिनिटी पॉइंट है। तो अगर हमें पता हो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो इसको बताने वाले कौन थे, हमारे अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया था। उन्होंने ये मेथड सजेस्ट किया था जिससे हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी हम इसे कहते हैं और इससे हम इलास्टिसिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं एट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। ये जो मेथड है वो हमें क्या बताता है कि किसी भी पॉइंट पे डिमांड कर्व के किस पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो किस तरीके से बनता है। दिस पॉइंट we have divided the demand curve and this is called the lower segment and this is called the upper segment। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी अगर हम निकालें तो कैसे निकालते हैं, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो जब भी हम एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट जो है वो प्लॉट किया है पी पॉइंट हमने प्लॉट किया है इसके ऊपर और इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमने इस डिमांड कर्व को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और अब हम यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी निकालेंगे किसके रेशियो से, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को डिवाइड करके, या फिर लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट का रेशियो क्या बताएगा हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, हमारी क्या इलास्टिसिटी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारी आर क्या है, आर हमारी ग्रेटर इलास्टिसिटी को शो कर रहा है कंपैरेटिवली हमारी S के। So point R is greater than that point S in showing the price elasticity of demand। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2016 का नोबेल प्राइज के बारे में हमें पूछा गया है। अब ये जो हम 2017 का पेपर कर रहे हैं तो उसमें 2016 का ही पूछा जाएगा, लेकिन इस बार जो पेपर आएगा उसमें 2019 का पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज जो मिला है इकोनॉमिक्स को वो किसके लिए मिला है, क्या चीज है। मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी काफी सारी चीजें बता देती हूँ, तभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं तो वो हम करेंगे। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जो हमें नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में वो किस इकोनॉमिस्ट को मिला है। एक तो है हमारे अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो एंड माइकल क्रीमर। इनको मिला है पॉवर्टी किसके लिए, फॉर द नोवेल अप्रोच। कौन सी अप्रोच के लिए, मीन्स दे हैव डन एन अनाउंसमेंट और दे हैव डन अ रिसर्च रिलेटेड टू टैकलिंग द ग्लोबल पॉवर्टी, कि हम ग्लोबल पॉवर्टी जैसी सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में हमारा उसके लिए क्या मिला है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 2019 में। 2016 की बात करें तो 2016 में किस चीज के लिए मिला था। पहला ऑप्शन है हमारा एनालाइज द ट्रेड पैटर्न एंड लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है हमारा एनालिसिस ऑफ एसेट प्राइस, थर्ड है हमारा एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और फोर्थ है हमारा कंट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ओलिव हार्ट और बेंगट हॉलस्ट्रॉम उन्हें मिला था, उन्होंने नोबेल प्राइज लिया था 2016 में फॉर देयर रिसर्च इनटू द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 2016 ऑप्शन हमारा फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true for the perfect competition। ऑप्शन को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस रहेंगे। कौन सी चीज हमारी सही नहीं है परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से। पहला ऑप्शन है हमारा प्राइस जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्वल रहेगा। सेकंड क्या है, मार्केट डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। थर्ड क्या है हमारा कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है बिकॉज ऑफ द फीचर द फ्री एग्जिट एंड द फ्री
So because of this feature, in perfect competition है firm earn the normal profits. Fourth है हमारा in long run firm operate at the minimum point of the average cost. Average cost के minimum point पे long run में firm operate करती है. तो अगर हम इसके according देखें तो कौन सी बात सही नहीं है. अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझे तो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, मार्केट डिमांड कर्व जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है. अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम डिमांड कर्व बना रहे हैं फर्म का, तो फर्म का डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. बिल्कुल सही बात है. लेकिन क्या हम यहाँ पे इस ऑप्शन में फर्म की बात हुई है? बिल्कुल नहीं. इस ऑप्शन में बात हुई है मार्केट की. ये तो हो गया एक फर्म का डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में. अगर हम इसी के कंपैरेटिवली सारी फर्म को ऐड करेंगे तो मार्केट बन जाएगी. मार्केट का डिमांड कर्व बनाएंगे तो मार्केट का डिमांड कर्व कैसा बनेगा? ये पॉइंट होगा मार्केट के लिए प्राइस का. सो क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है. सो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे सही होगा. दिस इज नॉट ट्रू फॉर द परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which amongst the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? पहला पॉइंट क्या है? The minimum point of average variable cost and marginal cost are the same level of output. जो मिनिमम पॉइंट बनता है इनका, उनके आउटपुट का लेवल सेम रहता है. सेकंड क्या है? मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट लेसर आउटपुट देन द मिनिमम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. थर्ड क्या है हमारा? मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट लार्जर आउटपुट देन द मिनिमम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. और फोर्थ क्या है? एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न. लॉ ऑफ रिटर्न के हिसाब से कोई भी चीजें पॉसिबल हो सकती है. अगर आपको पता हो तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम एक साथ बना के देख लेते हैं. हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बात जो है वो सही है. तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं कि इसका क्या डायग्राम जो है वो बनेगा. इस साइड हमारी कॉस्ट पर यूनिट रहेंगी, मार्जिनल कॉस्ट रहेगी. ठीक है, इस साइड जो है हमारी एक्स एक्सिस पे क्या रहेंगे? यूनिट्स ऑफ आउटपुट. सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बनाए AFC, दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिचुएशन. ओके, देन हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का भी क्या बनेगा? यू शेप बनेगा. नेक्स्ट हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, दिस इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट and MC cut the AC at the minimum point. मिनिमम पॉइंट पे हमारा MC जो है वो कट करेगा, इसके भी मिनिमम पे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी मिनिमम पॉइंट पे. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें क्या बोला गया है, मिनिमम जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का, क्या वो सेम पॉइंट पे है? बिल्कुल नहीं. ये है मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम, ये है एवरेज कॉस्ट का मिनिमम. आउटपुट का लेवल किसका ज्यादा है, किसका कम है? दूसरा, मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट लेसर आउटपुट. क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लेसर आउटपुट पे, अगर ये 2 है और ये 3 यूनिट्स है तो किसका लेसर आउटपुट पे है? मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट लार्जर आउटपुट. कौन सी बात सही होगी? कौन से का लेवल जो है वो कम है, कौन से का लेवल जो है वो ज्यादा है? तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारा मिनिमम लेवल 3rd पे है और मार्जिनल कॉस्ट का किस पे है? 2 पे है. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट ज्यादा है एट द लार्जर आउटपुट, मिनिमम जो है कंपैरेटिवली टू मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइज इन ऑर्डर टू. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म एडवर्टाइज करती है, किस लिए करती है? पहला, मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कंपटीटर. क्या ये मोटिव रहेगा कि मुझे कंपटीटर के अगर सिमिलर ही अपना प्रोडक्ट दिखाना है तो मैं एडवर्टाइजमेंट क्यों करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, गलत ऑप्शन. सेकंड, शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द लेफ्ट. अपने डिमांड कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए. थर्ड, मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक. मीन्स की प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क ना आए, इसलिए वो क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है. और फोर्थ क्या है? रिड्यूस द इंडस्ट्री प्राइस. पूरे इंडस्ट्री के प्राइस को रिड्यूस करने के लिए. तो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है अधिकतर. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट किस लिए हो रही है? इसलिए ही तो हो रही है कि आपके दिमाग में वो प्रोडक्ट रहे और आपके लिए चाहे यूजफुल ना हो, आपको एड उसकी अच्छी लगे तो आप ले लोगे. आपको प्राइसेस से ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर आपको एड इतनी अट्रैक्टिव लग रही है? बिल्कुल नहीं. तो मोनोपोलिस्टिक का क्या मेन मोटिव रहता है कि मुझे अपने डिमांड को, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी को कम रखना है कि प्राइस के चेंज होने से मेरी डिमांड में ज्यादा फर्क ना आए. सो ऑप्शन 3rd जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
फॉर एन एक्टिव मिनिमम वेज टू हैव लेस ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर मिनिमम वेज इंक्रीज हुए हैं उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट पे कम इफेक्ट पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात बिल्कुल सही होगी? पहला, डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। हमारी लेबर की डिमांड कंपैरेटिवली क्या होनी चाहिए? इनइलास्टिक होनी चाहिए, तभी हमारा जो है इम्पैक्ट कम पड़ेगा। सेकेंड, डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इलास्टिक। अगर वो इलास्टिक रहेगी तो फिर तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड, डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव डिमांड। लेबर की डिमांड डिराइव डिमांड कहलाती है, बिल्कुल सही बात है, लेबर की डिमांड जो है वो डिराइव डिमांड ही कहलाती है। डिराइव डिमांड का यहाँ पे क्या मतलब होगा? आप जो, या मान लो एक प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की अगर ज्यादा डिमांड है तो वो कंपैरेटिवली लेबर की भी डिमांड को इंक्रीज करेगा ना, ये उसके लिए डिराइव डिमांड रहेगी। सो बिल्कुल सही बात है, डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव डिमांड। और फर्स्ट क्या है, वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रखेगा कि ज्यादा उसे इंपैक्ट ना पड़े। सो ऑप्शन ए और सी हमारे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा बिल्कुल सही होता है कोड के हिसाब से। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं एक बार वीडियो जरूर पॉज करके खुद से वो क्वेश्चन ट्राई करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज्यूम दैट पीपल लाइक ओनियंस ऑन देयर हैमबर्गर्स। हैमबर्गर्स पे उन्हें ओनियन खाना बहुत पसंद है, ठीक है। इफ द सप्लाई ऑफ हैमबर्गर डिक्रीज, अगर हैमबर्गर की सप्लाई कम हो जाती है तो ओनियन की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या समझ में आ रहा है कि हैमबर्गर और ओनियन किस तरीके के गुड्स हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं? तो अगर ये साथ साथ डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हमारी हैमबर्गर की सप्लाई कम हो गई है तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लाइक फॉर एग्जांपल कई ऐसे गुड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और जिन्हें हम ज्वाइंट डिमांड भी कहते हैं, कि वो एक साथ डिमांड करते हैं, बिल्कुल एक साथ कर रहे हैं हैमबर्गर और ओनियन। सो इसका मतलब क्या है कि अगर एक गुड्स की डिमांड कर रहे हैं तो कंज्यूमर दूसरे की भी करेगा ही करेगा डिमांड। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख लो, टेनिस रैकेट है या फिर टेनिस बॉल है, ठीक है, वीडियो टेप या वीडियो रिकॉर्डर है, ये सब ज्वाइंट डिमांड करते हैं, एक साथ इनकी डिमांड होती है। तो इकोनॉमिक थ्योरी में क्या सजेस्ट किया गया है कि अगर एक चीज की क्वांटिटी डिमांड अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वजह से दूसरे की भी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे और दोनों ही गुड्स जो है वो परचेज किए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर हमारे हैमबर्गर की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो हमारी ओनियन की डिमांड क्या होगी? ओनियन की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि हैमबर्गर और ओनियन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो एक साथ मतलब वो एक साथ डिमांड किए जा रहे हैं, ज्वाइंटली डिमांड किए जा रहे हैं। अगर हैमबर्गर की सप्लाई नहीं है तो ओनियन की सप्लाई भी, ओनियन की डिमांड भी उसके साथ साथ कम हो जाएगी। सो ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In short run, which of the following cost must continuously decrease as the output increase? Cost जैसे जैसे हमारी जो है आउटपुट जो है वो बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, हमारी कॉस्ट उसकी कम होती जाती है। वो कौन सी कॉस्ट है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनाया था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कैसा बना था? यू शेप। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कैसा बना था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज करते जा रहे हो, फर्स्ट आउटपुट पे आपकी कितनी ज्यादा प्राइसेस थे, कितनी ज्यादा कॉस्ट थी, सॉरी, तो फिर जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जा रही है? डिक्लाइन होती जा रही है ना। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? हमारी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन आउटपुट। सो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीजेस बाय 5%, अगर एक्सपोर्ट के प्राइस 5% इंक्रीज हो गए हैं और इंपोर्ट के प्राइस 20%, सो कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा? तो कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये याद रखना, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। और ये क्या शो करता है? द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स एंड द इंपोर्ट गुड्स, दोनों पे प्राइसेस ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ द इंपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट के कितने इंक्रीज हुए हैं? 5%, और
इंपोर्ट के कितने इंक्रीज हुए हैं 20%। इसका रेशियो निकालेंगे, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 0.8। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If economic agents perfectly anticipate policy changes and if all prices including the wages they are completely flexible, तो कौन सी बात सही होगी लॉन्ग रन में? ठीक है, अगर इकोनॉमिक एजेंट्स ने ये एंटिसिपेट कर लिया है कि अगर प्राइस में चेंज आता है, वेजेस के भी प्राइस में चेंज आता है और ये क्या रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, कौन सी बात सही रहेगी लॉन्ग रन में? पहली बात, देयर विल बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं रहेगा, मींस देयर इज नो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये फिलिप्स कर्व है जो एडब्ल्यू फिलिप्स ने दिया था, जो क्या रिलेशन शो करता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन शो करता है और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन शो करता है। और एडब्ल्यू फिलिप्स ने जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वेजेस चेंज के बीच में भी रिलेशन जो है वो बताया है और उसने डिस्कवर किया है कि वेजेस के चेंज होने का इनवर्स रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी लेस देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड क्या है, प्राइस लेवल कांस्टेंट। फोर्थ क्या है, चेंज इन द मनी सप्लाई विल नॉट लीड टू चेंज इन प्राइस लेवल। बाकी कोई रिलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेजेस की। ठीक है, सो एडब्ल्यू फिलिप्स ने क्या बताया है कि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा, कोई भी जो है नेगेटिव रिलेशन नहीं रहेगा। और ये चीज कब पता चली थी, ये चीज पता चली थी ड्यूरिंग द 1960, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया था बहुत ज्यादा और पॉलिसी मेकर्स को ये लगा था कि ये जो ट्रेड ऑफ है प्राइस चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट में, ये ट्रेड ऑफ तो है लेकिन ये शॉर्ट रन फिनोमिना है। अगर हम इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को शिफ्ट करेगा और लॉन्ग रन में ये वर्टिकल लाइन बन जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रन में जो है वो ये वर्टिकल लाइन जो है वो बन जाएगा। सही है ये बात, अगर शॉर्ट रन में रहेंगे तो वो ऐसे रहेगा, इन्फ्लेशन इस साइड लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु मेड द स्टेटमेंट इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज अ मॉनेटरी फिनोमिना? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इन्फ्लेशन हर जगह है और ये एक मॉनेटरी फिनोमिना है। मिल्टन फ्राइडमैन, जेम्स टॉबिन, टी.डब्ल्यू. स्वैन और ए.डब्ल्यू. फिलिप्स, किसने ये बात कही है? तो मिल्टन फ्राइडमैन ऑफ द शिकागो यूनिवर्सिटी, ही सेड दिस स्टेटमेंट, और उन्होंने रिलेशनशिप दिखाया है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में और मनी सप्लाई के बीच में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होता है, मिल्टन फ्राइडमैन ने ये बात बोली है। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया है और उनका ये कंसेप्ट सही नहीं है? ठीक है, सबसे पहले न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, रॉबर्ट लुकस। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, टी.एच. हेल्मो। न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स, पॉल रोमर। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मिल्टन फ्राइडमैन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स में हमेशा बात आती है जेएम केन्स की, बहुत बार सुना होगा, कोई नई बात नहीं है ना। जेएम केन्स की बात आती है न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, हु आर्ग्यू दैट केन्सियन थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम विद इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट is a special case of journal equilibrium model augmented to include money? किसने इस चीज पे आर्ग्यू किया है केन्सियन की थ्योरी पे, केन्सियन की इक्विलिब्रियम की थ्योरी पे, कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक स्पेशल केस है किसका? जर्नल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, और क्या इंक्लूड कर रहा है ये? मनी को भी। डब्ल्यू लियोन्टिफ, जे.आर. हिक्स, मिल्टन फ्राइडमैन और डी. पेंटकिन, किस पर्सन ने ये चीज जो है वो इंक्लूड की है, आर्ग्यू की है? सो डी. पेंटकिन जो है उन्होंने इस चीज के ऊपर आर्ग्यू किया है, केन्सियन की इक्विलिब्रियम थ्योरी पे किया है आर्ग्यू। ठीक है, नेक्स्ट, एडम स्मिथ एडवोकेट विच ऑफ द फॉलोइंग? एडम स्मिथ आप सबको पता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। 1776 में उन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उन्होंने लेजर्स फ्री की बात करी, इनविजिबल हैंड की बात करी, फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात करी और कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात की, सब चीजों की उन्होंने बात की। मर्केंटलिस्ट थ्योरी थी, उसके बाद जो है एडम स्मिथ की क्लासिकल थ्योरी जो है वो जनरेट हुई है। ठीक है, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, फॉर दैट ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये सारी बातें उन्होंने अपनी बुक में लिखी है 1776 वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन विद रेफरेंस टू इंडिया। कब कब इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, ऑर्डर में जो है वो कर रहे हैं। पहला इनकम टैक्स, दूसरा एक्सपेंडिचर टैक्स, तीसरा वैल्यू एडेड टैक्स और चौथा है सर्विस टैक्स। तो बात करते हैं एक करके। इनकम टैक्स जो है वो कौन से ईयर में आया था? 1961 में। एक्सपेंडिचर टैक्स कब आया था? 1987 में। वैल्यू एडेड टैक्स कब आया था? 2005, सबसे लेटेस्ट हमारा यही है। और सर्विस टैक्स कब आया था? 1994 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है। तो देख लीजिए, सबसे पुराना क्या है हमारा? इनकम टैक्स, उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर टैक्स, उसके बाद हमारा सर्विस टैक्स और सबसे लेटेस्ट हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। कुछ भी नहीं याद ना, मैं ये नहीं कह रही रट लो, कुछ भी नहीं याद तो ऑप्शंस में चले जाओ। सबसे लेटेस्ट हमारा यही है, वैल्यू एडेड टैक्स, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में। कई बार होता है कि ऑप्शन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सी करके दे देते आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। सो चीजें थोड़ी बहुत याद रखो और थोड़ी बहुत ट्रिक से करने की कोशिश करो, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आओगे और 100% आपके सही होंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल ही 100% सही हो, आप तो बिल्कुल तीर मार के आने वाले हो पेपर में, नहीं। और ऐसा भी नहीं है, कई मार भी सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको एक नेगेटिव अप्रोच की तरफ नहीं लेके जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बात बता रही हूँ। तो कई चीजों को ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो, जरूरी नहीं है कि हमें सारे कंसेप्ट याद रहेंगे, ठीक है। सो हम 15-15 क्वेश्चन करके करते हैं। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।